कौन को नहीं है? सुजीत नहीं है और चलो देखो ध्यान से, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम लोग इस टॉपिक के अबाउट डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल। शायद मैंने आपको बता भी दिया था क्रिटिकल एंगल क्या होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, एक बार हम लोग समझ भी लेते हैं क्या होता है क्रिटिकल एंगल, क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो ध्यान से बच्चों, सबसे पहले यह दोनों केस कब होता है? जब लाइट आपका कहाँ से कहाँ जाता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है। ठीक है, क्या देखिए मेरे पास बच्चों ये बाउंड्री है, यहाँ मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास कौन सा मीडियम है, बोलो रेयर मीडियम है, सॉरी रेयर मीडियम। और ये मेरे पास कौन सा डेंसर मीडियम। अब मेरे पास बच्चों यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ मेरे पास इंसिडेंट रे हुआ और हमें क्या लेना है कि जब लाइट डेंसर से रेयर में जाता है, ठीक है, तो लाइट डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर में जा रहा है, तो नॉर्मल से दूर भागता है। ठीक है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये मेरे पास एंगल ऑफ आई है और ये मेरे पास क्या था, बोलो एंगल ऑफ आर। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों कि एंगल आई को बढ़ाया। ठीक है, तो हमने एंगल आई को बढ़ाया। जरा देखिए अगले डायग्राम में क्या होगा, ये मेरे पास नॉर्मल है, हमने एंगल आई को बढ़ाया, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया, ये एंगल आई, मान लो ये I1 है, ये R1 है, ये I2 हो गया। ये जो I2 है ना वो I1 से बड़ा है। ठीक है, जैसे हम लोग I1 को बढ़ाएंगे ना तो ये R1 भी क्या होगा, बढ़ेगा। और एक टाइम ऐसा आया कि अपने पास जो ये रिफ्रैक्टेड रे है और वह बाउंड्री से ही जाने लगा। ठीक है, तो ये जो एंगल बना बच्चों, ये एंगल कितना बना, एंगल R बराबर, तो बच्चों इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। एक बात हमेशा समझना बच्चों कि क्रिटिकल एंगल कब आता है, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है। और आपको ये भी पता है कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो वह क्या होता है, नॉर्मल से दूर भागने लगता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जैसे जैसे हम लोग एंगल आई को बढ़ाते जाएंगे, एंगल आर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और हमने बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा एंगल लिया जिससे एंगल आर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो जो हमने एंगल लिया उसी एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, अगले फिगर हमने बनाया, अगर ये मेरे पास बाउंड्री है, यहाँ पर अपने पास बच्चों नॉर्मल है, मैंने और एंगल बढ़ाया ये। ठीक है, और ये एंगल जो अपने पास हुआ, ये एंगल कौन सा होगा, बोलो दिस इज द ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। हमने एंगल और बढ़ाया और क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल लिया। तो अब क्या होगा कि लाइट क्या होगा कि अपने पास क्रिटिकल एंगल पे तो क्या हुआ था कि एंगल आर 90 हो गया था। अब क्या होगा लाइट कि यहाँ ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में चला जाएगा। तो यहाँ भी यह जो केस हो रहा है ये क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बात मैंने कल ही डिस्कस कर लिया था बच्चों। और ये जो एंगल होगा ना, अब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होने लगेंगे, इक्वल होने लगेंगे। ठीक है, तो ये बात मैंने कल डिस्कस किया था आप लोगों से। अब क्या करोगे, हेडिंग डालो क्रिटिकल एंगल और इसका डेफिनेशन लिखो। क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन लिखो आप लोग बताते हैं।
लिखो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence, the angle of incidence in the denser medium, in the denser medium for which the angle of refraction, for which the angle of refraction in the rarer medium, for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree, is called critical angle, is called critical angle of denser medium, is called critical angle of denser medium, denser medium, full stop। नेक्स्ट रीडिंग डाल लोगे आप लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखिएगा बच्चों। The phenomenon in which a ray of light, the phenomenon in which a ray of light traveling at an, a ray of light traveling at an angle of incidence, traveling at an angle of incidence greater than angle of incidence greater than critical angle, greater than critical angle for denser to rarer medium, for denser to rarer medium is totally, for denser to rarer medium is totally reflected back, is totally reflected back into the denser medium, totally reflected back into the denser medium is called total internal reflection, is called total internal reflection, is called total internal reflection। ठीक है, तो हमने बच्चों दोनों फिनोमिना देख लिया, क्रिटिकल एंगल का क्या केस होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस क्या होता है। आपसे कोई भी पूछता है कि बताइए कि डायमंड क्यों सबसे ज़्यादा चमकता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और दूसरा रीजन क्या देंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगला हेडिंग रहेगा अपने पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग होगा बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े थे वैसे क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। अब देखो जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते थे, क्या होता था, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और ऑल लाई इन सेम प्लेन। और दूसरा क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे बच्चों यहाँ पर भी दो लॉ होंगे रिफ्लेक्शन के भी। पहला लॉ क्या होगा, मैं लिखता हूँ बच्चों यहाँ पर, फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल।
आर ऑल लाई इन सेम प्लेन। बिल्कुल उसके जैसा पहला लॉ है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा था। यहाँ पे बस क्या था, वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। बच्चों इसका दूसरा लॉ बहुत ही फेमस हुआ जिसका नाम आया स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ है उसका नाम है क्या, स्नेल्स लॉ। ये हम समझते हैं, पहले इसको नोट कर लो, पहला वाला। ठीक है, समझिए स्नेल्स लॉ क्या होता है, पहले समझ लेते हैं फिर इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्नेल्स लॉ पूछ देता है बार बार, क्या होता है स्नेल्स लॉ, है ना। समझिए ध्यान से बच्चों, मेरे पास देखो ध्यान से बच्चों, ये बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब यहाँ पे कोई मीडियम होगा, जस्ट लाइक दिस इज लेयर मीडियम, और यहाँ पे क्या होगा बोलिए, डेंसर मीडियम। ठीक है, हमने यहाँ पे नॉर्मल बनाया, मेरे पास रे ऑफ लाइट रेडर से कहाँ आ रहा है, डेंसर। क्या इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एक एंगल बनता है जिसको एंगल ऑफ आई, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी कोई रे रेडर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरह क्या होता है, बेंड होता है। ये क्या बन गया आपका एंगल आर। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, इसको मैंने I1 बोला, इसको R1 बोला, और हमने क्या किया कि यहाँ पे एक रेशियो निकाला। इसका निकाला एंगल साइन एंगल I1 अपॉन में साइन एंगल R1। रही बात तुम्हें साइन पहली बार सुन रहे हो तो अब आर्डर डाल लो, क्योंकि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, जब तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं, है ना। इसको साइन थीटा और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। ठीक है, साइन होता है, कॉस थीटा होता है, ये सब क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कितने होते हैं ये सब, 6 होते हैं। देखो ध्यान से, एक होता है साइन थीटा, ठीक है, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है बच्चों टैन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा, और एक होता है क्या बोलो, कोसेक थीटा। ठीक है, तो ऐसे 6 क्या होता है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। ठीक है, उनमें से पहला हमने लिया थीटा। क्या होता है, तो थीटा ये एंगल, थीटा क्या है, एंगल। जैसे थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। समझ में आया मेरा मैं क्या कह रहा हूँ। तो वैसे बच्चों हमने क्या किया, यह भी कोई न कोई एंगल होगा, यह भी कोई न कोई एंगल होगा, तो हमने इसका साइन एंगल लिया, इसका भी साइन एंगल लिया, दोनों का रेशियो निकाला, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आया होगा। ओके, फिर हमने क्या किया बच्चों, फिर से वही बाउंड्री लिया, ऊपर हमारा रेडर मीडियम, नीचे क्या है, मैंने यहाँ पे नॉर्मल बनाया और मैंने एंगल और बढ़ाया। ठीक है, पहले I1 था, अब ये क्या हो गया, I2 हो गया। और जब तुम एंगल I बढ़ाओगे ना बच्चों, तो एंगल R भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये एंगल क्या हो गया, R2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पर भी हमने निकाल के देखा साइन I2 अपॉन में साइन R2, फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यू आया होगा। समझ रहे हो कि मेरी बात नहीं। ओके, फिर हमने क्या किया बच्चों कि और एंगल बढ़ाया। ठीक है, हमने वही बाउंड्री लिया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल थोड़ा और बढ़ाया। जब ये एंगल बढ़ाया तो ये और एंगल बढ़ गया, ये एंगल मेरे पास I3 हो गया, और ये एंगल क्या हो गया बोलो, मैंने यहाँ पर फिर से क्या निकाला, साइन एंगल I3 अपॉन में साइन एंगल R3। ठीक है, क्या किया हमने बच्चों कि 3 अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस लिए और 3 अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिया, और हमने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, तीनों के केस में रेशियो निकाला। समझ में आता है। तो बहुत कमाल की बात ये है बच्चों कि साइन एंगल I1 अपॉन में साइन
एंगल R1 बराबर निकला साइन एंगल I2 अपॉन में साइन एंगल R2 बराबर साइन एंगल I3 अपॉन में साइन एंगल R3। क्या हमें मिला बोलो कि तीनों का जो रेशियो मिला वो आपस में क्या मिला, इक्वल मिला। ठीक है, तीनों क्या मिला आपस में, इक्वल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू क्या मिला हमें, कांस्टेंट। क्या मिला, कांस्टेंट। हाँ ये भाई सबका वैल्यू बराबर जो कांस्टेंट तो ही हुआ। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाते गए तो एंगल R भी बढ़ता गया, एंगल I बढ़ाते गए एंगल R बढ़ता गया। इस केस में ये वैल्यू निकाला, इस केस में इसका वैल्यू निकाला, इस केस में इसका वैल्यू। और बहुत ही कमाल की बात क्या आया कि तीनों आपस में क्या मिले, इक्वल मिला। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि साइन ऑफ रेशियो ऑफ, समझो स्नेल्स लॉ क्या होता है, रेशियो। अब रेशियो ये तो है, साइन है भाई एक रेशियो ही तो है। तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। यही स्नेल्स लॉ होता है। अभी मैं सेंटेंस लिखवाऊंगा, पहले इतना छाप लो और महेश तो मुंह धो के आ जाओ। रात भर का गेम खेले हो ना, जाओ मुंह धो के आओ। नहीं तो मत आया करो, मुंह धो के आओ। लग रहा था दादा थोड़ा सा देखे कि नहीं तुमको, कौन महेश अपनी नहीं देखे, मुझे देखे लिख रहा है, हंसते हुए बड़ी खुश था, लिख रहा है कि ये कौन है, देख रहा है कि हमें जरा ये कौन है, पाकिस्तान का आतंकवादी इस्लामाबाद का। हाँ यही था, जरा ये कौन है। पता हमसे हमके महेश यार तुम पढ़ने में लेकिन देखते हैं कि बहुत सारा अनकम्फर्ट लगती है, जो काम जबरदस्ती करवाया जाएगा तो कोई कंफर्टेबल रहेगा ना। हमसे सर दुश्मनी बना दिया है, हमसे महेश का दुश्मनी मोड़ दिया है। लिख लो पहले, जल्दी जल्दी फिजिक्स खत्म करके फिर केमिस्ट्री भी चालू करना है ना। केमिस्ट्री में सब पूरा रखा जाता है। बिल्कुल पहला चैप्टर चालू हुआ केमिस्ट्री। जल्दी जल्दी फटाफट लिखो जल्दी से। लिखोगे according to Snell's law, according to Snell's law, the ratio of according to Snell's law,
द रेशियो ऑफ साइन SINE, साइन बच्चों एक्चुअली पूरा नाम इसका SINE होता है, बट हम लोग साइन थीटा यूज करते हैं। तो ये साइन बस का ये साइन डेफिनेशन तो क्या है? आपका डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड, लिख लिया, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब समझ में आपको स्नेल्स लॉ ने क्या बोला? ओके। जब और भी कहानी करते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ के ऊपर, और कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। देखो ध्यान से, हमें एक चीज मिला है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू क्या होता है बोलो? कांस्टेंट, ठीक है। अब बच्चों यही जो कांस्टेंट होता है ना, इसके जगह पे एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, ठीक है। समझ में आया मेरी बात? बच्चों इसी के हम क्या यूज करते हैं, इस कांस्टेंट जगह रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, ठीक है। मतलब बच्चों ध्यान दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिफ्रैक्टिव होता है, रिफ्रैक्टिंग होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसको हम किससे लिखेंगे? n से। मतलब हम फॉर्मूला लिख सकते हैं n बराबर साइन I अपॉन में साइन R, ठीक है। n क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब जरा समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, समझो मेरी बात, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह किसी भी मीडियम का डेंसिटी बताएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या बताएगा? किसी भी मीडियम का डेंसिटी बताएगा कि कौन कितना घना मीडियम है, कौन ज़्यादा डेंस मीडियम है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा, समझ जाओ कि वो जो मीडियम है वो उसका घनापन कम होगा, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है मतलब मीडियम बहुत घना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा? डायमंड, डायमंड सबसे घना होगा, ठीक है। बात समझ में आया मेरी बात? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बता रहा है? किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। रिफ्रैक्टिव क्या बताता है? किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी की कौन मीडियम कितना घना है, समझो मेरी बात? ओके। तो देखिए ध्यान से बच्चों, आप लोग लिखते कैसे हैं? n बराबर साइन I बाई साइन R, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक टेबल बना रहा हूँ बच्चों, कि मेरे पास साइन थीटा का टेबल होता है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। इन सब की वैल्यू फिक्स होती है, महेश बताएगा सारा वैल्यू। बताओ महेश, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/√2, वेरी गुड। और साइन 45 1, वेरी गुड। और साइन 60 √3/2 और साइन 90 इनफाइनाइट, वेरी गुड। मतलब ऐसे बच्चे हों जो ट्रिग्नोमेट्री 4 बार कंप्लीट खुद से कर चुके हैं, किताब को खुद से पूरा 4 बार पढ़ चुके हैं, और उनको साइन 0 वैल्यू 0 सही बताया, साइन 30 वैल्यू 1/√2 बताया भाई साहब, साइन 45 वैल्यू 1 बताए हैं, साइन 60 सही है, और साइन 90 इनफाइनाइट, वेरी गुड। तुम बहुत आगे जाओगे महेश, ठीक है। बसरते बस एक परचून का दुकान खोलना आगे चल के तो सही रहेगा। साइन 0 डिग्री में 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। जब भी आपसे कोई पूछे कि साइन 0 की वैल्यू कितना होता है बता देना, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है बता देना, साइन 45 वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 60 वैल्यू √3/2, और साइन 90 कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। जैसे मान लो समझो बच्चों कि मेरे पास कोई ये बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है ना, यहाँ पर मेरे पास
एक इंसिडेंट रे है और ये एंगल बना रहा है कितना, मान लो बच्चों ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, कितना बना रहा है, और यहाँ से यह रिफ्लेक्ट हुआ और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, आपसे बोल दिया कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मीडियम की क्या निकालनी है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग, n बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर। साइन आई कितना है, साइन 60 डिग्री, और आर कितना है, साइन 30 डिग्री। चेक कर लो, ये आई है आर है, और साइन 60 बताओ कितना, √3/2, और साइन 30 कितना 1/2, 2 से 2 मर गया, कितना आएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट प्लेस, वैसे कोई यूनिट नहीं होता है। क्या हो गया एकदम खाने की हंसी ऐसा है कि आप आ रहा है। जल्दी नोट कर लो, फिर आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपन कुछ फील लेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछता है बहुत ज़्यादा। हो गया, चलो और समझते हो लोग। देखो ध्यान से बच्चों, जैसे मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मिला, n बराबर साइन आई अपॉन में बोलो साइन आर, ये मिला। मतलब तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर तुम्हें डेफिनेशन लिखना हो तो तुम लिख सकते हो क्या, इट इज रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction। ठीक है, इसको देख के आप लिख सकते हो ये रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों एक और फॉर्मूला होता है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, महेश बता सकता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? नहीं पढ़ा? पढ़ाया मैंने नहीं? फिर क्या होता है, ये होता है V1/V2। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है V1/V2।
v1 क्या है जरा समझो। v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। और v2 जो होता है वो क्या होता है बोलो, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो क्या इस फॉर्मूला को देख के आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में? हाँ, इट इज रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, नोट कर लो। मैं यहाँ एक बात लिखता हूँ बच्चों, देयर इज नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। मैं यहाँ पे एक और बात लिख देता हूँ बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स measure the optical density of मीडियम। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करता है कि कौन मीडियम कितना डेंस है, कौन मीडियम कितना घना है। ठीक है, नोट कर लो। और सही बैठा करो, ठीक करते करते से 10-15 चेयर टूट गया है। हाँ, नहीं पूरा एक ही चेयर। और वो सब कहता है सही है ना। 3-4 फुट पीछे वाला महेश तो रहा है, महेश का पीछे वाला भूल जाएगा। पीछे वाला टूटा तुम है। पहले ग्रुप में ऐसे मैसेज मत करो पहले, ठीक है। अपने पर्सनली जो झगड़ा लड़ाई करना है करो, लेकिन ग्रुप में मत करना आज से। ग्रुप में सब रहेगा तो सभी लोग गवाह न रहेंगे। हाँ, सात लोग की गवाही होगी। हो गया सबका। तो देखो ध्यान से समझो, मतलब मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दो फॉर्मूला, एक साइन आई बाई साइन आर और एक v1 बाई v2। v1 पता है, v2 पता है। और समझते हम लोग। देखो ध्यान से, जैसे बच्चों ध्यान समझना, मेरे पास यह बाउंड्री है, यहाँ मीडियम फर्स्ट और यहाँ मीडियम क्या है, ये मेरे पास नॉर्मल है। यहाँ से लाइट आया, कहाँ से आया, फर्स्ट मीडियम से, और कहाँ गया, सेकेंड। ये मेरे पास एंगल आई बना और ये क्या बना, एंगल। अब क्या समझो कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलता है, जिसमें लाइट एंट्री करता है, जिस मीडियम में लाइट एंट्री करता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। समझ में आता है मेरी बात? तो लिखते कैसे, वो लिखते ऐसे 1 and 2। क्या लिखते हैं, 1 and 2। मतलब लाइट पहले मीडियम से आया है और दूसरे मीडियम में गया है, तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या लिखेगा, तो समझो ध्यान से। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब बच्चों अगर मैं 1 and 2 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या,
हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का निकाल रहे हैं? सेकेंड मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट ऐसे में अगर बच्चों 2n1 लिखूं तो क्या मतलब होगा? फर्स्ट का निकाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to second medium। अच्छा, ऐसे में अगर ये लिखना चाहूँ, देखो ANG, इसका मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to, बोलो, air, है G for glass, A for, अगर मैं ऐसे लिखूं ANG, ANW, इसका मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या होगा कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसे में अगर AND लिखूं, इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक। अगर मैं GNW लिखूं, इसका मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। मतलब लाइट ग्लास से निकल के कहाँ जा रहा है? पानी में, है ना। इसका मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। समझ में आया? अगर मैं DNG लिखूं, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, ठीक है। नोट कर लो। सर 2 1 हो जाएगा तो कहाँ पर? जो 1 2 लिखे हैं 2 1 हो गया तो यहाँ नहीं सर, यहाँ पे एंड 2 1 हो गया 21 हो गया तो हाँ, वो भी एक ही मतलब होता है, लेकिन लिखा ऐसे सही आता है, ठीक है। एक ही जगह दोनों साइड लिख लोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसका मतलब 2 1 आ जाएगा तो फर्स्ट का सेकेंड के रिस्पेक्ट, ठीक है। उससे मतलब ऐसे तुम फॉलो करो ना, ठीक है। तो लाइट जिस मीडियम में जाता है उसी का हम क्या निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जल्दी से छाप लो, फिर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो लोग मतलब दिन भर में कम से कम बहुत ज़्यादा बार हंसते हैं तो उसका बाल जो सफ़ेद होता है वो नहीं होता है। जो बाल सफ़ेद होता है वो नहीं होता है, मतलब जो जल्दी पर डे नहीं रोज होता है। हंसते हैं, अच्छा खासा हंसते हैं, तो उनका काला बाल सफ़ेद नहीं होता है, बाल पकता नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। यही ना कह रहे हो? सफ़ेद तो होना ही है बाल, जल्दी नहीं होता है सफ़ेद। जल्दी नहीं होते। एकदम नहीं हंसते हैं। इसका भी बाल पक गया है। एकदम खामोश रहता है, कभी आवाज आता है, बोलेगा भी तो मेरे साथ। जल्दी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों।
मैं कल से 1 बजे आओ तुमको, ठीक है? 1 बजे आओ, जल्दी सिलेबस अपना ख़त्म करो, है ना? मैथ में जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं उसको नहीं पढ़ाएंगे, जो बचा है उसको पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, फिजिक्स में भी चैप्टर पढ़ा देंगे, ठीक है? उसके बाद तुम्हें फिर से आना होगा सिलेबस कंप्लीट, फिर क्लास में आकर बैठ के पढ़ना, ठीक है? नहीं वो स्पेशल बच्चा, उसका फीस है कि 3000 प्लस सिलेबस चाहिए था। तो ये टेंडर होता है ना। चलो हो गया। अब देखो ध्यान से बच्चों, चलो ध्यान समझना। एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान समझो, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? नेक्स्ट इन डाल लो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए बैठो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बैग हटा लो भाई साहब। तो किसी एक बैग, देखो देखो ये क्या करता है, बैठ जाओ। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, the refractive index of medium with respect to air or vacuum, with respect to air or vacuum is called absolute refractive index, is called absolute refractive index, ठीक है? मतलब समझो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? जैसे अगर मैं लिखता हूँ ANG या फिर ANW या फिर AND या फिर AN पर सर VNG नहीं होता है। समझो कि क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, एयर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, एयर। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, एयर। ये सब क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे GNW लिखूं तो ये क्या है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास का। जैसे मैं NGD लिख लूँ तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के रिस्पेक्ट में, तो क्या ये एब्सोल्यूट कहलाएगा, क्या ये एब्सोल्यूट कहलाएगा? वनली ये तीनों एब्सोल्यूट कहलाएंगे। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में अगर निकालते हो तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या नाम देंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये ओनली क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? वैक्यूम में कर लेंगे तो V और G लिख सकते हैं। वैक्यूम, वैक्यूम से मतलब क्या है, जो एयर का स्पीड वही वैक्यूम का स्पीड, मतलब लाइट का स्पीड वैक्यूम में जो होगा वही एयर में होता है। ठीक है? तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल कल करेंगे, ठीक है?